गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे द सीरीज इज फोकसिंग ओवर वन ऑफ द क्रूशियल सेक्शंस इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस हेल्ड अक्रॉस द कंट्री, दैट इज मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यूपीएससी के अलावा और भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, वहां भी ये यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ द होल सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी में या प्रीलिम्स हो या मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। एंड जनरल स्टडीज का ये पोर्शन मैं बता दूं दैट the way we study this portion, it matters a lot. होता क्या है, we study this portion, we study history like in a more factual way, factual bent में हम study करते हैं। maximum 99% of the students study this part in this way only, and this is where we are committing a mistake, because history, especially modern India, एक continuation में पढ़ना है, एक process में पढ़ना है। इवेंट्स खुद बर खुद याद हो जाएंगे। हम इवेंट्स जब पढ़ते हैं, वी आर अनएबल टू कनेक्ट द डॉट्स। और वही हम अगर प्रोसेस पूरा पढ़ते हैं, प्रोसेस में पढ़ते हैं, लिंक करके पढ़ते हैं एक इवेंट को दूसरे इवेंट से, द होल इवेंट्स गेट इनटू आवर माइंड इन द होल टाइमलाइंस, एक सीक्वेंस में हमारे माइंड में इंप्रिंट हो जाता है। तो यही जो तरीका है पढ़ने का, उसी तरीके के साथ मैं यहां पढ़ाऊंगा इस पूरे सेक्शन को। एंड ये सीरीज चलेगा, ये टारगेट करेगा यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज ये टारगेट करेगा अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी। इक्वली ये इंपॉर्टेंट होगा, बोथ फ्रॉम फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। एंड वन मोर थिंग, I am also an Unacademy educator taking up classes upon the Unacademy app. I take up plus courses, I take up special classes. आप वहां एनरोल कीजिए Unacademy app पर using my referral code, that is Anurag. And you are going to get the most awesome courses upon the Unacademy app from me as well as other educators. And also I take up daily YouTube sessions of current affairs over the Unacademy YouTube channel. Let's crack UPSC CSE. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड टिल नाउ यू हैव सीन दैट जो भी यहाँ सीरीज आए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स का सीरीज हो या मैपिंग की सीरीज हो, दे आर मोस्ट करंट इवेंट से लिंक करते हुए एकदम एग्जॉस्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सीरीज है। एंड होपफुली ये सीरीज भी वैसा ही होगा। सो लेट्स बिगिन। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी सेशन। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दैट मॉडर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल है एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा रोल है आज प्रेजेंट कंटेम्पररी इंडिया को खड़ा करने में। यही वजह होता है दैट यूपीएससी में मेंस हो या पर्सनालिटी टेस्ट, दे आस्क सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, योर व्यू पॉइंट, योर ओपिनियंस ओवर द वेरियस इवेंट्स एंड this how did we keep the flame burning inside ourselves in the freedom struggle and how is it motivating us till date. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपको। आपने देखा होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज, इनका बार बार मेंशन आएगा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मॉडरेट्स, हम कहते हैं मॉडरेट्स वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जिनके मेथड्स मॉडरेट थे स्ट्रगल के। जो कंसेप्ट था उनका प्रेयर का, पिटीशन का एंड प्रेस का। ऑल्सो हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं उन्हें जिनका जो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट मोड में आगे बढ़ते थे, जिनका थोड़ा सा नरम और गरम दल हम कहते हैं हिंदी में, जिनका थोड़ा सा स्ट्रगल का मेथड एक्सट्रीम था, थोड़ा इंटेंस था एज कंपेयर टू मॉडरेट्स। एंड वी सेपरेट दीज पीपल एंड स्टडी देयर नेम्स एंड वी गो एंड मेमोराइज एंड वी थिंक दैट हम इसी से मेंस के क्वेश्चन टैकल कर लेंगे यूपीएससी में। वी आर रॉन्ग। In fact, moderate, extremist, revolutionaries, they were not people, these are ideologies, these are thought processes. ये concept है, ये thought process है, और हम सब के अंदर थोड़ा सा moderate का अंश, थोड़ा सा extremist का अंश और थोड़ा सा revolutionary का अंश है। In fact, every individual is a moderate, extremist and revolutionary. It's only the circumstances and age जिसके कारण हमारा particular expression आता है एक particular समय पर।
इसीलिए मैं बोलता हूं प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड हम उसी मोड से पढ़ने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग जर्नी फोकसिंग अपॉन दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. In fact, after the whole, we going to see the whole history of India, the modern India, you'll be very much motivated. बहुत हद तक मोटिवेशन आ जाता है ये पढ़कर, अपना इतिहास जानकर, फ्रीडम स्ट्रगल जानकर. तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसे पढ़ने वाले हैं. आज हम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द वेरियस स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में फर्क है. मॉडर्न इंडिया इज अ वेरी अम्ब्रेला वर्ड, और अम्ब्रेला वर्ड का मतलब है मॉडर्न इंडिया आफ्टर द मिडिवल टाइम्स जो था हिस्ट्री का, उसके बाद का पूरा पोर्शन मॉडर्न इंडिया है टिल डेट. इस मॉडर्न इंडिया का एक एस्पेक्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज अ टाइमलाइन, ठीक है, अ शॉर्टर टाइमलाइन एज कंपेयर टू मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया आल्सो इंक्लूड्स द हिस्ट्री टिल मींस आफ्टर द इंडिपेंडेंस आल्सो. Modern India also includes the history when the Europeans arrived in the medieval ages. So modern India is a very very umbrella word, vague word. हम वो भी पूरा देखने वाले हैं. तो इस पूरे मॉडर्न इंडिया को डिवाइड किया जाए सब डिविजन्स में, कैसे पढ़ना है हमें देखा जाए. तो लेट्स सी दिस the story of modern India. As you can see, it begins from, it can be analyzed from the time the Western European powers, I'm talking about the West European powers, Spain, Portugal, France, the Dutch, the Danes, the British, ये सारे जो लोग थे जो यहाँ से the traders, they went to, means they came out of their countries just to search for a destination called as India. ट्रेड रूट खोजने की तलाश में कि इंडिया तक पहुंच जाए, क्योंकि उस समय भारत के साथ, इंडिया के साथ, साउथ एशिया के साथ, उस समय साउथ एशिया पूरा बेल्ट इंडिया ही था, इंडिया के साथ ट्रेड में मोनोपोली थी ऑटोमन एम्पायर की. ऑटोमन एम्पायर एंड सम ट्रेडर्स फ्रॉम वेनिस, दैट इज इटली. इसका मतलब है ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया, यही लोग ट्रेड करते थे और यहीं से चीजें पहुंचती थी यूरोप तक. मोनोपोली थी इनकी, और यही मोनोपोली तोड़ने के लिए चल निकले बाहर वेस्ट यूरोपियंस, एक नई खोज के लिए, एक नया रास्ता तलाशने के लिए, a new way towards India. And one of the first names was Christopher Columbus in 1492. So he set sail up towards the western side, just in search of that if the earth is round, means one would reach India, encircling the whole of the oceanic areas. He reached instead the region आज presently called as the Caribbean Sea Islands. उसके बाद वास्को डगामा का क्या कहते हैं वॉयज निकला, एंड वास्को डगामा's voyage was successful via the Cape of Good Hope, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से टच करते हुए and towards India in the coast of present day Kenya. और उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियंस की का आना जाना शुरू हो गया वाया द केप ऑफ गुड होप. द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड ऑन द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, जहां पे केप टाउन नाम का एक शहर भी है. और उसी के बाद ट्रेडिंग शुरू हो गया. यही पोर्चुगीज, डच, डेन्स, द डेनमार्क पीपल एंड द इंग्लिश, द फ्रेंच केम अप. दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, एंड सब्सिक्वेंटली the phase of domination started. और उसके बाद डोमिनेशन का मतलब ये होता है थोड़ा ऑटोक्रेटिक रूल्स. एंड उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको, बाकी सबसे जीत हासिल कर ली, तो उसके बाद उसके क्लचेस स्ट्रांग होते चले गए, स्ट्रांग होल्ड बढ़ता चला गया साउथ एशिया में. एंड आफ्टर दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में रिवोल्ट्स भी आने शुरू हो गए. Revolts of the peasants, revolts of the tribals, finally culminating in the revolt of 1857, 1857 की क्रांति. तो लेट्स सी कि ये पहला फेज कब से कब तक है एंड हम लोग कैसे पढ़ेंगे. सो द इंग्लिश पीपल बिलोंगिंग टू द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी gradually driving out the rest of the settlers from the other European countries, they settled down. वही मैं कह रहा हूँ, इनकी डोमिनेशन हो गई यहाँ पे, और डोमिनेशन के बाद they started exploiting the Indians. Yes, 4 phases of modern India. The first, beginning of the arrival of the Europeans. You can see it here. It starts from the age of discovery, the age of Renaissance in Europe. हम पढ़ेंगे डिटेल में इस फेज को.
रेनाइसा का एज क्या था, डिस्कवरी का एज क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस का बाहर निकलना, वास्को डगामा का बाहर निकलना। इसका सेकंड पॉइंट, कंसोलिडेशन, द सेकंड फेज, कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया। हम देखेंगे इसमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्ट्रॉन्ग, अपना क्लचेस स्ट्रॉन्ग कर दिया इंडिया के ऊपर, और 1770 तक इसने ड्राइव आउट कर दिया था अपने सारे कंपटीटर्स को। in fact, India maybe the kings had now accepted that this company is going to rule them directly or indirectly. और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन फेज शुरू हुआ. This was the time of East India Company, but indirectly the East India Company was being governed by even the European Parliament via various acts. ये acts, regulating act 1772 से शुरू हुआ था, और ये सारे सक्सेसिव एक्ट्स हम देखेंगे टिल द 1853 चार्टर एक्ट. और इसी समय इंडिया की तरफ से ट्राइबल्स, द पीजेंट्स, दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर फाइटिंग, दे वर पुटिंग अप देयर बेस्ट, बट दे वर गेटिंग डिफीटेड बिकॉज दे हैड मॉडर्न आर्म्स एंड एमुनिशन, द ईस्ट इंडियन कंपनी. और इनका एक्सप्लॉयटेशन आगे बढ़ता चला गया. दे ब्रोक द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दे ब्रोक द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इंडियंस बिखरे पड़े रह गए. लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, 1857. ये देखिए, दिस वाज द वाटरशेड. यस, इट कैन बी सेड टू बी अ वाटरशेड. यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछा हुआ है, वाटरशेड एक डिवाइडिंग लाइन, क्योंकि इसके बाद इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगा सही मायने में अगर देखा जाए तो. इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कंसोलिडेट होगा सही मायने में अगर देखा जाए तो. एक ऐसा कंसोलिडेशन जो फाइनली जाकर लीड करेगा और इंडिया कांग्रेस बनेगा. इंडिया में एक पहली पॉलिटिकल पार्टी जो फाइट करेगी ब्रिटिशर्स के साथ में 1885. एंड दो द पार्टी वाज फाउंड बाय द अपर क्लास, बट ग्रेजुअली इट स्प्रेड आउट इन द रूरल बेल्ट्स एज वेल. तो ये 1857 एक वाटरशेड है, जिसके बाद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल केम अप. और इसी फेज में 1857 के बाद के फेज में कांग्रेस के बनने के बाद 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया. मास मूवमेंट का अलग ही एक अंदाज, एक अलग ही कंसेप्ट है. मास मूवमेंट्स मीन द पीपल कमिंग आउट. इट्स अ ट्रूली अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एंड मास मूवमेंट्स एंश्योर करता है, ये मास मूवमेंट जिसमें जनता आगे आती है, एंश्योर करता है दैट किसी भी ऐसे देश में जो किसी और देश के अंडर में है, उस जगह पे सिविल राइट्स ना फैले, क्योंकि सबको एक ही जिद रहती है फ्रीडम की. सब यूनाइट करके काम करते हैं. बीच बीच में डिफरेंसेस आती हैं, यस आई डू एग्री, बट यूनिटी इज मच मोर देयर इन सच अ मूवमेंट. लेकिन फिर भी स्वदेशी मूवमेंट या बंगाल पार्टीशन के खिलाफ किया गया ये मूवमेंट 1905 में, इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंडियाज apex leadership. Leaders were there, but they were provincial leaders. हर प्रोविंस में एक, हर राज्य में एक, हर रीजन में एक, but there was absence of a so-called national level leadership. और इसीलिए मैं अब मानता हूं 1915, ये देखिए 1857 के बाद 1915 द नेक्स्ट वाटरशेड. ये देखिए, ये जो थर्ड फेज है, ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द क्राउन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी and the start of nationalistic Indian freedom struggle 1857 से लेकर 1915. yes, क्योंकि इसके बाद 1915 एक ऐसा वाटरशेड जिसके बाद इंडिया में एक नेशनल लेवल एपेक्स लीडरशिप अराइव करेगा. यस, ये नेशनल लेवल एपेक्स लीडरशिप में सबसे प्रोमिनेंट नेम गांधी जी का, लेकिन दूसरे लोग भी नेशनल लेवल लीडर्स थे जिनका नाम बाद में सामने आता है. सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, यस, Sardar Vallabhbhai Patel. National level leadership came up. Yes, it was groomed up by Gandhi ji. So the last phase, arrival of Gandhi ji and the start of the Gandhian phase, इसीलिए Gandhian phase नाम ही दे दिया गया. इनके अंडर में तीन बड़े मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वर लॉन्च्ड. Though short term they were not successful, but they put up a huge pressure upon the British government. एंड फाइनली आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गए 1942 के बाद, फाइनली कल्मिनेटिंग इन इंडियाज फ्रीडम इन 1947. और अब हम अभी मना रहे 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. अ मोमेंट टू चेरिश, अ मोमेंट टू लुक बैक एंड
have a feeling of pride that we belong to India, we are Indians. Yes, hats off and salute to the freedom struggle personalities, those who carried out this movement. Who will sacrifice this much? In fact, लीडर की क्वालिटी होती है स्टूडेंट, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस। वो अपने पर्सनल एम्बिशन सैक्रिफाइस करता है, तभी वो आगे बढ़ता है नेशनल लेवल लीडरशिप पर। और इंडिया एक इतना, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं एक ऐसा देश जहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशंस साइड कर दिए देश के लिए। दिस वाज व्हाई इंडिया हैड अ वेरी वेरी पीसफुल एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, पीसफुल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक अलग ही आयाम मिला अहिंसा का और सत्याग्रह का। द नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड द सत्याग्रह, द फाइटिंग फॉर ट्रुथ। द ट्रुथ मस्ट प्रिवेल एंड द ट्रुथ शैल प्रिवेल। सो ये लास्ट फेज है फ्रॉम 1915 टिल 1947, द मोस्ट इंटेंस फेज। यस, और एक एक फेज हमें कुछ सीखने का मौका देता है, एक एक फेज हमें कुछ सीखने का मौका देता है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये पूरा इतिहास हमें कुछ सीखने का मौका देता है। एंड इनफैक्ट इन यूपीएससी दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाई डू वी रीड हिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, फॉर व्हाट? टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स, टू लर्न not only from our past mistakes, to also learn the successes of our past, the heritage of our past. Some heritage can be tangible as architecture, art, paintings. Tangible means दिखने वाला सामने. Some heritage is intangible in the minds, in the thought process. Example, the moderate, the extremist, the revolutionary thought processes are intangible heritage of our country. तो ये चार फेजेस में फ्रीडम स्ट्रगल हम शुरू करने वाले हैं अगले क्लास से। नेक्स्ट क्लास विल बी सीइंग कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, एक मैंने ओवरव्यू दिया है आज आपको, एंड आई होप द ओवरव्यू वाज इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम क्या देखने वाले हैं, द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, प्री और मेंस के, प्रीलिम्स के और मेंस के। और फिर हम स्टार्ट करेंगे एवरी फेज। द फर्स्ट टू फेजेस विल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें ज्यादा फोकस करना है इंडियंस के पार्टिसिपेशन पर, और नेक्स्ट टू फेजेस बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के। सो राइट, we will be finishing off all these four phases of Indian freedom struggle, and after the end of this series of lectures you will be very confident to tackle any question in mains and in prelims. And let me tell you students, prelims में एक दो सवाल हिस्ट्री से ऐसे आते हैं जो फैक्चुअल बेंट के रहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा फैक्ट जो किसी किताब में ना हो सकता है कुछ ऐसा फैक्ट जो उन्होंने पूछा हो, आपने पढ़ा ना हो। सो नो नीड टू वरी। इन prelims 7-8 questions come from modern India. Minimum 4 to 5 questions come. 1 to 2 questions are very very tough, but the rest 3 to 4 questions you can handle it with a proper study. और हमारा टारगेट वही है यहाँ से, and means में believe me एक भी सवाल नहीं छूटेगा। So that's it students, we will be meeting in the coming class, coming lecture to see the distribution of questions in these sections, and that's it from my side for today. Jai Hind, take care, and yes, मॉडर्न इंडिया को नए तरीके से पढ़ने की शुरुआत कर लीजिए, समय आ गया है। टेक केयर स्टूडेंट्स।